हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद उमर चीमा के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 4 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर में गुर्दों के स्कैंडल के ऊपर। लाहौर में गुर्दे बेचने का एक स्कैंडल सामने आया है, उसकी तफसीलात क्या हैं, उस हवाले से बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे चेयरमैन नादरा के लिए तैनाती का फ़ैसला कर लिया गया है। एक फ़ौजी अफसर का नाम भी हमारी इतलात के मुताबिक फ़ाइनल कर लिया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। फिर हम 2 छोटे से मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बशीर मेमन फार्मर DG FIA, उनको मुस्लिम लीग नून ने गले लगा लिया है और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। और दूसरी अहम बात, पंजाब इंफॉर्मेशन से ताल्लुक़ रखने वाली एक अफसर हैं जो कि वफाकी जो ब्यूरोक्रेसी है और सूबाई ब्यूरोक्रेसी उसके हाथों मजबूर हो चुकी है। उनकी रिटायरमेंट भी हो चुकी है, लेकिन उनको कमोबेश 22 माह की तनख्वाह नहीं मिली। इन सारे मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, लाहौर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, कुछ डॉक्टर्स भी उसमें मुलव्वस हैं। क्या वाक़या क्या है, पहले वो बता दें और फिर बाद में हम बात करते हैं। शायद ये असल में अभी तो अफसोसनाक नहीं है, अभी तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि वो बंदा गिरफ़्तार हुआ है। ठीक है। अफसोसनाक ये है कि वो इतनी देर से कर रहा था, और जो अभी उसने माना है, उसने कहा कि मैंने 325 से ज़्यादा गुर्दे तब्दील किए हैं। अच्छा, अब यह है कि और वो बंदा कौन है? गुर्दे तब्दील करना जो है वो मसला नहीं है। मसला ये है कि गैर कानूनी तरीके से, कि लोगों से, कोई गरीब लोग हैं उनसे आपने गुर्दे सस्ते दामों लेके, आगे जो कोई अमीर है उनको जाके आपने ट्रांसप्लांट जो नहीं होता, वो किडनी ट्रांसप्लांट वो किए। और उसके अलावा उनके कोई फ़ॉरेन क्लाइंट्स भी थे। अगर कोई लोकल क्लाइंट होता है ना, उसका वो 30 लाख रुपया लेते थे। अगर कोई बाहर से था कोई बंदा, उसको 1-1 करोड़ रुपया उनसे चार्ज करते थे। इनका नाम है, जो डॉक्टर है इसका नाम है फवाद मुख्तार। अभी कुछ लोग जो हैं, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में फवाद मुमताज़ के नाम से भी उनका नाम चल रहा है, लेकिन मुझे फवाद मुख्तार इसलिए ठीक लगता है एजाज़ कि इनके वालिद साहब हैं कर्नल मुख्तार। ठीक है, वो भी पहले ये काम करते थे। अच्छा। ठीक है, ये बेसिकली पिंडी से हैं। अच्छा। इनका पिंडी में इन्होंने कोई अपना काम शुरू किया हुआ था। और ये मुख्तलिफ जगहों पे कोई चोरी छुपे, एक तो ये है ना कि लोगों से गुर्दे लेते थे, फिर ये है कि जो ट्रांसप्लांट का अमल है वो भी सारा इलीगल था। ठीक है। एजाज़, मसला ये है कि हमारे जो एक लाज हैं उसमें वो ये कहते हैं कि आप जो ट्रांसप्लांट, आपने कोई एक ये जो अज़ा वगैरह की ना पैबंदकारी, उसके लिए डोनर जो है वो आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए उसके साथ, आपका कोई, यानी कि जिसके साथ खूनी रिश्ता हो। ठीक। अब इशू ये है कि बहुत सारे लोग हैं कि जिनको ये इसकी ज़रूरत है कि वो अपना को गुर्दा उन्हें दरकार है, बाज़ के रिश्तेदार नहीं मिलते, बाज़ को कोई और चैलेंजेस आ रहे होते हैं, तो ये गैर कानूनी धंधा जो है ना ये बहुत बढ़ता जा रहा है। कश्मीर में अभी इस लॉ का इतलाक़ नहीं है, या आप समझें कि कश्मीर में इस तरह का लॉ एग्जिस्ट नहीं करता कि जिसमें ये खूनी रिश्ते का होना ज़रूरी है। तो बाज़ औक़ात ये करते हैं कि इधर से कोई ऐसे बंदे को ले गए, उधर कश्मीर में जाके उनका ऑपरेशन कर दिया। बाज़ औक़ात यही है कि डाइनिंग टेबल पे लिटा के तो काम शुरू कर दिया, और उसमें जो बंदा साथ एनेस्थीसिया देता था वो बेसिकली को मोटर मकैनिक है, यानी कि इस तरह से वो काम कर रहे थे। अच्छा एजाज़, वो बंदा पहले भी को 5-6 दफ़ा गिरफ्तार हुआ है और हर दफ़ा छूट जाते हैं। 5-6 दफ़ा? जी। अच्छा, अब ज़ाहिर ये है कि एक तो ऑब्वियसली वो बड़ा असर और सुख वाला आदमी भी है। ठीक है, लेकिन इसमें एक और एलिमेंट भी है कि वो जिसकी तरफ से कोई कंप्लेन है, ज़्यादातर को गरीब लोग हैं, ये उनको कोई पैसे दे दें, फॉर एग्जांपल कि जी आप इतने पैसे ले लें, आप कहें जी कि नहीं मैंने कोई कंप्लेन गलत की थी, या कोई बहाना बना लें जी कि हमारी आपस में सेटलमेंट हो गई है। तो ये भी एक तरीका इख्तियार किया जाता है। जिस तरह आपको पता है कि कत्ल के केस में ब्लड मनी दे के लोग भी ये केस अपने ख़त्म करते हैं, तो इधर भी ये मामला भी था, बाकी असर और सुख वाले भी हैं। अब एजाज़, ये तो एक तरह के आप समझे ना कि एक सिम्टम्स हैं। मैं जो यानी कि जिस चीज़ में मैं चाह रहा हूँ कि मैं बात करना, एक तो ये हमारे लॉ में जो सुकम है उसकी वजह से ये गैर कानूनी काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं आपको एक ज़ाती एक्सपीरियंस बताता हूँ, ज़ाती इस सन में कि जिसमें मैं एक काम में इन्वॉल्व रहा, कि हमारे इलाके में कोई एक लड़का था जिसके वालिदैन ने उसको अडॉप्ट किया हुआ था, और किधर से लेकर आए थे, यतीम खाने से। ठीक है। अच्छा, अब उसको गुर्दों का इशू हो गया। ठीक, गुर्दों का इशू हो गया।
अब उसके लिए डोनर की ज़रूरत है। ला कहता है कि उसका खूनी जो रिश्ता होना चाहिए। अब उसका जो खूनी रिश्ता है वो अपने बाप के साथ भी नहीं है, जो जिसने उसको पाला हुआ है, और उसको ये भी नहीं पता कि मेरे बहन भाई कौन है, क्योंकि वो तो यतीम खाने से आया। ठीक। और उस टाइम जो होटा एक अथॉरिटी है जो इस तरह के मामलात को डील करती है, मेरी उनसे भी बात हुई, जो चीफ मिनिस्टर के जो करीबी लोग हैं, ये शहबाज शरीफ थे उस टाइम चीफ मिनिस्टर, उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा जी कि ये वाकई एक ना कानून में सुकम है। ये तो खैर ये एक रेयर केस है, यानी कि बहुत सारे केसेस में ये मामला नहीं होता, लेकिन मैं उसकी बता रहा हूँ। और फिर वो उस टाइम ना उन्होंने कोई एक आर्मी चीफ थे, उनके साथ कोई किसी ना किसी तरीके से उनका कोई वास्ता कोई दूर करीब का बनता था। और उनको कह के उन्होंने किसी तरह से एक उनको डोनर अवेलेबल था और उन्होंने कहीं जाके उनका गुर्दा चेंज करवाया किसी जगह पे, ठीक है। लेकिन अब यह है कि उसका इंतहाई जेन्युइन केस है, लेकिन लॉ में उसकी गुंजाइश नहीं है। एक जो और एजाज प्रॉब्लम आ रहा है वो आर्मी चीफ ना होते तो उसकी जान ना बचती। हाँ एग्जैक्टली, नहीं कि अब ये है कि इसमें आर्मी चीफ पे तो लानी नहीं, लेकिन एजाज ये है नहीं, ये ठीक है। अब ये तय करना मुश्किल है कि हम किस चीज को मुर्द इल्जाम ठहराएं, ठीक बात। यानी कि इसमें ये एक इशू आ रहा है। नहीं, लेकिन ये अच्छा काम हुआ है। लेकिन मैं यानी कि कितना बड़ा डायलेमा है कि एक लॉ है और रास्ता जो इख्तियार किया गया है, रास्ता यानी उस पर लॉ अप्लाई नहीं हो। हाँ, तो वैसे ये नेक काम कौन सी आर्मी चीफ ने किया? बस शायद ये छोड़ दें, ये बात इधर ही रहने दें। ये ना हो कि लोग अब उसका गुर्दा निकालना शुरू कर दें। तो दूसरा एजाज मसला ये है कि जिस तरह मैंने शुरू में आपसे बात की कि ज़्यादा लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, यानी कि जिनको कोई इस तरह का डोनेशन चाहिए, आगे देने वाले कम हैं। ठीक। लेकिन हमारे गवर्नमेंट लेवल पर इस पर काम नहीं हो रहा। ईरान में ये सिस्टम है, उन्होंने एक नेशनल रजिस्ट्री बनाई हुई है कि जो डोनर हैं वो भी उस रजिस्ट्री से रब्ता करते हैं जी कि हम डोनेशन देना चाहते हैं, और जिसको आगे गुर्दा चाहिए वो भी उधर रब्ता करता है। ये आप समझ लें जैसे ब्लड बैंक है कि बाज़ का आपको ब्लड नहीं मिल रहा होता तो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो कहते हैं कि आप हमें दूसरा को ब्लड दे दें। मसलन अगर किसी को बी नेगेटिव है वो नहीं मिल रहा, ए नेगेटिव दे दें, बी पॉजिटिव दे दें, एक आप जो है जितनी बॉटल्स आपको चाहिए उतनी को जमा भी करा दें तो इधर से ले जाएं, ठीक है। तो उन्होंने इस सिस्टम को बड़ा रेगुलेट किया है, ठीक है। और रेगुलेट करने से उसमें ना तो कोई डोनर भी एक्सप्लॉइट करता है और ना ही एक्सप्लॉइट भी होता है। एक अमाउंट है वो उसको पे की जाती है और वो एक सरकार ने एक सिस्टम रेगुलेट किया हुआ है। अच्छा, करिए बात। हाँ, अच्छा, दूसरा ये है कि एजाज यूरोप में मैं अगले दिन ना वो डॉक्टर अतर महमूद हैं, हमारे जो ज़ियाउद्दीन साहब हैं ना, हमारे जो जर्नलिस्ट थे जो डॉन के एडिटर भी रहे हैं, ज़ियाउद्दीन मरहूम, उनके बेटे हैं डॉक्टर अतर महमूद, वो एक पॉडकास्ट भी करते हैं। मैं पिछले दिनों इत्तेफाक से कुछ दिन पहले की बात है उन्होंने मुझे भेजी, तो वो एक और नेफ्रोलॉजिस्ट है उनसे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे जी कि ये जो ट्रांसप्लांट कराना है ना, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, यानी कि ये एक ज़िंदगी की अलामत है कि आप एक जो है ना एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसमें चैलेंजेस यही आ रहे हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर एड्रेस करने की ज़रूरत है। कि जैसा कि मैं आपको यूरोप की बात बता रहा था कि उधर ये भी है, कुछ ममालिक में ऐसा है कि अगर कोई बंदा कोई जिसका कोई ब्रेन डेड हो जाता है तो फैमिली जो है वो कहती है, या बाज़ औक़ात लोग वसीयत भी पहले कर जाते हैं कि भाई मेरे जो अज़ा निकाल के किसी और को दे दिए जाएँ। स्पेन में ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है, स्पेन में एक लॉ है कि जिसके तहत अगर कोई इस तरह की कंडीशन होती है तो आप वैसे ही उस बंदे के अज़ा निकाल के आगे कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ट्रांसप्लांट भी ज़्यादा होते हैं और इस तरह की बीमारी को भी कंट्रोल किया जाता है। हमारे यहाँ जो है लॉ बना दिया गया है, लेकिन वो मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। अच्छा उमर, ये जो बात आपने की ना और उसका एक हल भी एक किस्म का आपने तजवीज़ किया ईरान का मिसाल दे के कि गुर्दों का है। चीमा साहब, एक बहुत बड़ा मामला है जो पाकिस्तान में अपनाया नहीं जा रहा। वैसे तो हम ये कहते हैं ना कि वो मज़हब का नाम लेके हम कहते हैं हम बड़े मुसलमान हैं और लोगों की केयर करते हैं, लेकिन हम शायद बेहतर इंसान भी नहीं हैं। ये आर्गन डोनेट करना ये पूरी दुनिया में एक कैंपेन है, पूरी दुनिया में। मिसाल के तौर पे आँखों की डोनेशन, ख़ास तौर पे श्रीलंका में बहुत ज़्यादा है। हाँ। आपको पता है पाकिस्तान में भी श्रीलंका से जो श्रीलंकन जो लोग हैं उन्होंने डोनेट की हुई आंखें वो पाकिस्तान में भी आती हैं। ऐसे ही है, ना सिर्फ आंखें, गुर्दे और जिस्म के और मुख्तलिफ अज़ा, दिल तक डोनेट होता है। हाँ। दिल तक डोनेट होता है। तो हमारे यहाँ जो डोनेशन है ना लोगों को, कि सबसे बड़ी नेकी क्या है कि किसी की जान बचाएं, तो ये हमारे यहाँ नहीं है। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कि पिछले दिनों अभी ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर अनवार काकड़ हैं, ये गए हुए थे, अमेरिका गए हुए थे, तो वहाँ पर चीमा साहब वो अपना है एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस इन नॉर्थ अमेरिका, वो आपके भी दोस्त हैं डॉक्टर रेहान, उन्होंने ये मामला प्राइम मिनिस्टर से भी उठाया कि देखें पाकिस्तान में
ये चीज़ें होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेट बात है कि इस लेवल पे जो हमारी एलीट है वो आगे नहीं आती। मैं काफ़ी अर्सा पहले मैंने अपने कुछ दोस्तों में बैठ के ये अनाउंस किया था कि मैं अपनी आंखें डोनेट करना चाहता हूँ, मैं अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ मरने से पहले। चीमा साहब, आप यकीन करेंगे कि मुझे अभी तक, मैंने कुछ टेलीफोन भी किया कुछ डॉक्टर्स दोस्तों को, मुझे ये पता नहीं है कि मैं डोनेट करना चाहता हूँ तो मेरा डोनेशन वसूल कैसे होगा और लेगा कौन। शायद आपने जब ये बात की है, मैं तो उधर मौजूद नहीं था। अगर मैं उधर मौजूद होता तो मैं इसको संजीदगी से लेता और मैं आपको पता करके देता कि आपने किधर ये जमा कराने हैं या कौन लेगा आगे। लेकिन ये एक अच्छा जज्बा है। लेकिन अच्छा, इस मामले में मैं जो बात कहने की है ना, बात कहने की ये है कि हमारे कौमी सतह पर ये बात जो है ये प्रमोट होनी चाहिए और लोगों को जेनरसली डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए और इसका तरीकाकार भी गवर्नमेंट को वज़ा करना चाहिए। और मेरे ख्याल में रेड क्रिसेंट वाले हैं, मुझे पता नहीं कि वो ये डोनेशंस लेते हैं या नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि वो किसी ज़माने में वहाँ पे भी ये कुछ सिलसिला कुछ चल रहा था। तो मेरा ये ख्याल है कि हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं और कोई कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए। एजाज़, मुझे याद पड़ता है, मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, शायद आसफ जरदारी साहब ने कोई इस तरह की बात की थी। यानी कि बात पता नहीं मुझे, यानी कि मैं अब जो है हो सकता है मैं गलत हूँ कि यही कि भाई डोनेशन के भाई अगर मैं जब इस दुनिया से चला जाऊँ तो मेरे जो अज़ा हैं उन्होंने की थी या किसी और ने कोई इस तरह की बात मुझे याद पड़। लेकिन ये नेशनल लेवल पे चीमा साहब, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारे जो एलीट है, हमारे जो प्रोमिनेंट लोग हैं, हमारे जो उन लोगों को ये लीड करना पड़ेगा इस तरह उनको, बल्कि उन्हें इस तरह का एक कल्चर डेवलप करना चाहिए कि अगर कोई लोग इस तरह अनाउंस करना शुरू कर देते हैं, असल में लोग ना ये सोचते हैं अपना वो फौत होने के बाद भी अपने आप को जिंदा सोच रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि वो क्या होगा, ये ना हो कि मैं जन्नत या दोज़ख में उतरा तो मेरी नहीं कि जी वो अच्छा, यानी कि वो चंद लम्हों के लिए जी कि उसके बाद जो तस्वीरें होनी है वो किस तरह की आएंगी। भाई यानी कि आप एक आपकी एक बड़ी नोबल काज है ना। एजाज़, मेरे कोई जानने वाले हैं, कोई एक टीचर हैं, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों की बिनाई ख़त्म हो रही है। ठीक बात। कोई और बड़ी यंग एज में है, कोई एक 16 साल का है, एक 12 साल की है बेटी, या इस तरह से कोई 3। उनका ये बड़ा चैलेंज आ रहा था बिनाई के हवाले से। अब जो आपने जिस तरह वो श्रीलंका की बात हुई तो ये आ रहा था जी कि उधर से अगर हम ये डोनेशन लेते हैं तो उसकी क्या मोडालिटीज़ होंगी, लेकिन उनको साथ एक ये भी मसला था, उनके बच्चे बड़े यंग एज में थे। अब होता ये है कि अक्सर लोग जब इनके एक जिनकी डेथ हो रही होती है या जिनके अज़ाब मिल रहे होते हैं वो ज़्यादातर एक बुढ़ापे की एज में होते हैं। तो अगर कोई मसलन को बूढ़ा आदमी है, उसकी आंखें उनको मिलती हैं तो उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उनको ये चैलेंज आ रहा था कि किस तरह कोई इस तरह का कोई यंग बच्चा या जवान को 20-30 साल का अगर किसी की डेथ हुई हो तो हमें कोई 2-3 इस तरह के लोग चाहिए ताकि उनकी आंखों की उम्र ज़्यादा हो। तो एनीवे ये चीमा साहब, मुझे नहीं पता बाकियों का, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा आप भी अनाउंस करें, मैं भी अनाउंस करूँ कि हम अपनी डोनेशन एटलीस्ट आँखों की या जो भी करना चाहें हम ज़रूर अनाउंस करें और इसको परसू करें और लोगों को दूसरों का इंतज़ार करने की बजाय मेरे ख्याल में हमें पहले खुद मिसाल बनना चाहिए और बाद में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो चीमा साहब, दूसरी जो इशू है आपको पता है कि वो हमने खबर की थी नादरा के हवाले से। हाँ जी हाँ। तो चीमा साहब वो खबर मचोर हो रही है और जिस तरह के हमने शक जाहिर किया था बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। जो नादरा के चेयरमैन की तैनाती का अमल जो है वो तकरीबन फाइनल हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर इनका नाम है। मेजर जनरल है या लेफ्टिनेंट जनरल? ये लेफ्टिनेंट जनरल है। अच्छा। ये GHQ में IG कम्युनिकेशन एंड IT ये तैनात रहे हैं, अभी तैनात हैं। तो इनके बारे में पता चला है कि इनका नाम आलमोस्ट फाइनल हो चुका है। और चीमा साहब, जो अफसोस की बात मैं यहाँ पे कहूँगा, अफसोस की बात है कि निगरान हुकूमत ने ये सारा काम किसी आइनी फुटिंग के ऊपर, कानूनी फुटिंग पे नहीं किया। एक प्रोसेस जो चल रहा था, कानून नादरा के जो रूल्स हैं बड़े वाज़ेह हैं, नादरा का कानून बड़ा वाज़ेह है कि किसी भी चेयरमैन की आपने तैनाती करनी है तो आप उसको एडवर्टाइज़ करेंगे, एडवर्टाइज़ करके फिर उसका आगे पूरा तरीक़ाकार बताया, उसकी तालीम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसे कितना तजर्बा होना चाहिए, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरा वाज़ेह लिखा हुआ है। वो होगी
उसको फॉलो करते हुए आप तैनात करेंगे। और ये सारी चीज़ें एडवर्टाइज हो के पुरानी गवर्नमेंट ने चाहा कि हमारा अपना बंदा लगे, वो नहीं लगा। अब ये सारी चीज़ें फाइनल हो के वजारत दाखिला में गई और फिर पता लगा कि कहीं से कोई आवाज़ आई कि यहाँ पर तो बंदा ये नहीं हमें चाहिए। यानी कि जो बंदे जो पैनल सेलेक्ट हुआ, पैनल में जो भी है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है ना आपका कोई रिश्तेदार है, हम किसी के केस तो नहीं लड़ रहे, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। और फिर वो सारे प्रोसेस को एक तरफ रखा गया और रख के अब एक फ़ौजी अफसर को तैनात किया जा रहा है। मेरा ये ख्याल है, और फिर इसकी रीज़न जो है वो बताई जा रही है कि सिक्योरिटी भी सिक्योरिटी रीज़न है। तो सिक्योरिटी नादरा का जो सिस्टम है वो बड़ा सिक्योर है। अगर कभी भी यहाँ से कोई डाटा लीक हुआ है तो उसमें भी आप देखें ना, जनरल आसिम मुनीर का डाटा लीक हुआ तो उसमें एंड पे कौन निकले थे? जो इंक्वायरी पहले हुई उस पे एंड पे फौजी अफसर निकले जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर को चाहते थे आर्मी चीफ तैनात ना हो, वो निकले। क्या उनके खिलाफ को कार्रवाई हुई? मुझे और आपको तो कम से कम नहीं पता। कार्रवाई किनके खिलाफ हुई? जिन बेचारों को यहाँ पर कहा गया, दबाव डाला गया। तो पहले तो मेरे ख्याल में ये बात तय कर ले कि नादरा की तरफ से सिक्योरिटी जो लैब्स है वो नहीं होता, और जहाँ पे होता भी है कहीं पे तो उसकी जिम्मेदारों को सज़ा मिलती है। ये नहीं है कि फ़ौजी अफसर आएगा तो उसके लैब्स नहीं होंगे, लैब्स होंगे, लेकिन नुकसान क्या होगा? एक तो यह है कि आपने कानून तोड़ दिया, जो निगरान हुकूमत का काम नहीं बनता था। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को इस पे रिव्यू करना चाहिए और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको रिव्यू करना चाहिए। और दूसरी चीमा साहब, बहुत अहम बात, कानून आपने तोड़ दिया, आज नहीं तो कल आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। नादरा तकरीबन 60-70% काम अब इलेक्शन कमीशन का जो 60-70% काम है वो नादरा करता है। ये नादरा इलेक्शन करवाएगी, वोटर लिस्ट नादरा क्लियर करके देती है। वहाँ पे फौजी अफसर ऊपर भी बैठा हुआ है, नीचे भी एक बड़ी तादाद में फौजी अफसरान बैठे हुए हैं। चीमा साहब, आपके इधर पहले ही पोलराइजेशन है। फौजी और हमारी जो फौज है उसके ऊपर पहले ही लोग सवाल उठाते हैं कि ये बड़ी इन्वॉल्व होती है हमारे सिविलियन डोमेन में। तो नुकसान किसका होगा? फौज का नुकसान होगा। फौज के ऊपर लोग और ज़्यादा एविडेंस के तौर पे कहें, देखें जी उधर तो नादरा का चेयरमैन भी फौजी अफसर बना दिया। आप कानून भी तोड़ रहे हैं और दूसरा आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कल कला आपको नुकसान होगा। आज नहीं तो कल ये जो फिलहाल सियासी जमातें आपके साथ हैं, इनमें से भी किसी ने अगर ये भी आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे। मेरी कल परसों किसी से बात हो रही थी इस इशू पर, तो वो कह रहे थे वो अपना इसका ना एक रैशनल दे रहे थे कि ये करना क्यों ज़रूरी था। ये नहीं कि फ़ौजी की तैनाती के हवाले से, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से, या यानी कि गवर्नमेंट सर्विस से बंदा क्यों ज़रूरी था। तो उन्होंने कहा जी कि जो है ना ये एक हमारा एक नेशनल रजिस्ट्री है जो आपका नादरा का डेटा है, तो अगर आप उधर किसी को इसी तरह कैरियर प्रोफेशनल जो इस तरह IT प्रोफेशनल्स को लगाते हैं तो हमें डर रहता है कि अगर आप कोई लेट से कि किसी को 5 साल के लिए लगाते हैं तो उसने किसी और जगह पर भी चले जाना है। तो हमें ख़दशा ये रहता है कि वो डेटा जो है वो किसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए या वो साथ ही ना ले जाए। अब एजाज़ मैं उनको ये आर्गू कर रहा था, मैंने कहा जी कि आपका पॉइंट मुझे वैलिड लगता है, लेकिन अच्छा उन्होंने कहा जी कि फिर इसलिए हमने ये सोचा कि कुछ सेक्रेटरी लेवल का बंदा हो या फिर ये है कि वो फौजी हो। मैंने कहा कि आपका पॉइंट पहले तो वैलिड है, यानी कि दैट मेक सेंस कि भाई आप एक डेटा के बारे में इतने कंसर्न है, लेकिन आप ये भी तो हो सकता है कि आप उधर कोई बंदा उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रोफेशनल की, IT प्रोफेशनल की, आप एक स्ट्रांग बोर्ड बना देते हैं कि जिसमें जो है ना चेयरमैन को सही तरह जकड़ के रखे, यानी कि आप एक पूरी तरह उसके बारे में विजिलेंट रहें। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी कितने को मसाइल पहले हल कर लिए हैं जो कि उन्होंने इधर आके कर लेना था। अब ये है कि जो बंदा आया, लेकिन ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि ये ओवरऑल जो है इनके लिए अपने लिए मुतनाज़ा होगा। और फिर ये बाद में इन्होंने कहना जी कि आर्मी पे वैसी बातें होती हैं, जब आप आपके बंदे होंगे या NLC की बात होगी तो NLC पर भी तो आप ही हैं ना, ठीक है, या अगर IC की बात होगी तो उधर ही अगर फौजी जनरल होगा तो उसी की बात होगी। अच्छा, उमर जो बात आपने कही ना कि ये जो आर्गूमेंट देते हैं कि जी वो बंदा बाहर चला जाएगा, पहली बात यह है कि जो आपने कहा कि नादरा का बोर्ड स्ट्रांग बना दें। चीमा साहब, नादरा का बोर्ड स्ट्रांग बनाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो डे टू डे अफेयर्स है ना वो चेयरमैन नादरा के हाथ में आ रहे होते हैं। डाटा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं आता, लेकिन उसके लिए सिस्टम मैकेनिज़म्स मौजूद हैं। ये नहीं है कि मैकेनिज़म्स मौजूद नहीं है। कोई भी शख्स नादरा का जो डाटा है ना वो एक्सेस करता है तो उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड बनता है।
आप चेयरमैन नादरा के नीचे एक ऐसा सिस्टम लगा दें जिसमें बेशक आप अपनी किसी खुफिया अदारे के एक आईबी से ले लें, एक आईएसआई से ले लें, उनको बिठा दें कि जो भी नादरा डाटा एक्सेस करेगा उसके ऊपर, और उसका कानून रख दें कि अगर कोई वायलेशन चेयरमैन की तरफ से होगी तो ये तो नहीं है कि पाकिस्तान के जो प्राइवेट सारे आईटी वाले हैं ये को गद्दार हैं, या ऐसा तो नहीं, या ये डाटा चोरी कर देंगे। जिन्होंने चीमा साहब डाटा लेना होता है ना, मैं आपको ये भी बात बताऊं, देखिए जिन्होंने इस तरह का काम करना होता है, आपको पता है हमारी मिलिट्री के अंदर भी मिसालें हैं ऐसी कि वो मिलिट्री के लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ये नहीं है। लेकिन आप सिस्टम अपना बनाएं, सारे मुहब्बे वतन है, मिलिट्री वाले भी कोई दुश्मन नहीं है और जो सिविलियन मायर है वो भी दुश्मन नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि प्रोफेशनल और ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, एक नंबर 1 क्या कि आपके अदारे को बेहतर तरीके से चलाए, ये अदारा प्रॉफिट में है। दूसरा, ये आपका इमेज, ये नहीं है कि बेहतर अदारा चल रहा है इमेज अदारे का ख़राब है, इमेज भी आपको, यू आर व्हाट योर परसेप्शन इज़, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए मेरे ख्याल में, सेफ्टी और उसकी वो है, तो उसके लिए तरीकाकार बनाया जा सकता है और तरीकाकार है भी। मेरा ये ख्याल है कानून की वायलेशन हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। इन 3 चीज़ों को मद्देनज़र रख के कोई अच्छा, बाय द वे, जो जिनको लगाया है, क्या नाम है उनका अफसर? मुनीर अफसर। मुनीर अफसर। अच्छा, वैसे एजाज़ एक बात है, यानी ये जो तरीक़ाकार के हवाले से इतराज़ आपका बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये बंदे को, ये हालांकि अच्छा ये इन्फेंट्री बैकग्राउंड के आदमी है पंजाब रेजिमेंट, लेकिन ये उधर भी एज आ IG IT काम करते रहे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब है कि अगर फ़ौज एक बंदे को अपने सिस्टम के हवाले से IT के लिए ट्रस्ट कर रही है तो कॉम्पिटेंसी उस बंदे की है, बाकी जो है यानी कि तरीकाकार जो है उस पर एक इख्तलाफ जो है वो मौजूद है, ये इस तरीके से होना नहीं चाहिए। ये जो मुनीर अफसर साहब हैं, ये ISI में भी मेजर जनरल की हैसियत से जनरल फैज़ हमीद के साथ DG टेक्निकल रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक। अच्छा, अभी जो उनके भाई हैं ना जी, उनके भाई वो भी मेजर जनरल हैं और वो ISI में हैं। अच्छा, वो तो ये भी रहे। कॉम्पिटेंस पे हम सवाल ही नहीं उठा रहे, वो बहुत कॉम्पिटेंट होंगे। सवाल ये है कि कॉम्पिटेंस एक अलग चीज़ है, लॉ की वायलेशन एक अलग चीज़ है, और परसेप्शन आपका जो मुल्क में पूरा परसेप्शन जा रहा है वो क्या है। आप देखें ओवरसीज़ में आपके बारे में सवाल लोग उठा रहे हैं, और आपके अपने पाकिस्तानी वो मिलिट्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आपके खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी वजूहत के ऊपर। लेकिन आप यहाँ पर इलेक्शन आपने करवाने हैं, फिर आप फौजी अफसर लगाएंगे, नीचे भी फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, तो क्या आप इमेज देंगे? आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और चीमा साहब आपको बताऊं कि ये जब भी कोई अदारा नुकसान होता है ना किसी का, वो पूरी कौम का नुकसान होता है। अगर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होंगे चीमा साहब, नुकसान किसका होगा? पूरी कौम का नुकसान होगा। ऐसे ही, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आगे ये बताएं, वो बशीर मेमन साहब नून लीग में चले गए, पहले से आपको पता था, हम जिक्र करते रहे। हाँ, यानी बस ये है कि हमने वीलाग में आगे जिक्र नहीं किया। तो मुझे एक और बात भी पता थी वैसे, मुझे ये चीमा साहब ये पता था, और मुझे बड़ी मेरी बल्कि उनसे बात भी हुई कि आपको पता है डिप्टी चेयरमैन नायब जाहिद शाह साहब ने इस्तीफ़ा दिया था। हाँ, मुझे ये बात बड़ी ज़िम्मेदारी से पता है कि जो बशीर मेमन साहब हैं, इनको डिप्टी चेयरमैन नायब लिया जा रहा था। अच्छा, वो तैयार थे? नहीं, वो नहीं तैयार हुए। ये वो नहीं तैयार। अच्छा, वो क्यों नहीं तैयार हाँ। हुए, ये भी बड़ी अहम है। वो इसलिए तैयार नहीं हुए कि जब ये नज़ीर भट्ट साहब लग रहे थे चेयरमैन नायब, और इससे पहले आफ्ताब सुल्तान लग रहे थे, तो दोनों दफ़ा बशीर मेमन साहब का नाम भी था कि जी ये लगेंगे चेयरमैन नायब, तो ये नहीं तैयार हुए। अगर हमने एक प्रोग्राम में भी कहा था कि डिप्टी चेयरमैन हो सकता है एक ऐसा बंदा लग जाए जो कि पीपल्स पार्टी, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम हो रहा है, एतराज़ हो, वो बशीर मेमन साहब का ही नाम ले रहा था मैं। तो बशीर मेमन साहब तैयार नहीं हुए, उन्होंने अनाउंस किया कि मैं पॉलिटिकल वो करूँगा। तो अब देखें वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का क्या बनता है, वो वहाँ पे ज़ुबैर साहब भी हैं वहाँ पे। नहीं, अभी आप समझे ना कि जैसे प्रेसिडेंट सिंध के वही हैं मेमन साहब। जी हाँ, बशीर मेमन साहब। अच्छा, बशीर मेमन साहब ओवरऑल एक अच्छी शोहरत के मालिक हैं एज आ ऑफिसर, और उन्होंने जो उनका एक एजाज़ कमाल है, और ये बड़ी दिलेरी की बात है। आमतौर पे जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं इनके बारे में तासर ये होता है जी कि इनकी ट्रेनिंग ही कुछ इस तरह की होती है, जी हुजूरी वाली। लेकिन उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उनका पंगा हुआ तो उस टाइम हुआ कि जब वो प्रेसिडेंट थे, और ये उस टाइम DIG हैदराबाद लगे हुए थे, और कोई केस का, एक मर्डर केस का इशू था FIR का।
और वो जरदारी साहब जिस तरह चाह रहे थे उस तरह वो दर्ज नहीं हो रही थी, और उनको उन्होंने फिर सिंध बदर किया। वो काफ़ी बाद में इफ्तार चौधरी साहब की उनकी नज़र पड़ गई और कोई इंक्वायरीज़ वगैरह उनको सौंप दी, और फिर बाद में उसके वो कश्मीर में जाके IG लगे रहे। और जब ये शाहिद हक़ान अब्बासी साहब आए हैं इनसे कुछ अर्सा पहले, बल्कि नवाज शरीफ भी थे मेरे ख्याल या चले गए थे, तो उस टाइम इनको DG FIA लगाया। फिर DG FIA लगे तो उनका इमरान के साथ पंगा चल गया। और उस टाइम पर कि जब 1 पेज कायम था और उस टाइम और जिस तरीके से उन्होंने डेर किया वो बड़ी हिम्मत की बात थी। नहीं, इमरान खान की लड़ाई होगी, फिर इनको बंद कर दिया था, फिर बाथरूम में बंद कर दिया या समथिंग किसी हाँ कोई यानी कि उधर जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हाँ। तो अब ये है कि एजाज़ वो ना हैं बड़े रेडिकल। मेमन साहब जो है ना बातें आपको पता है कि बातें भी अच्छी करते हैं, लेकिन ये है कि उनके ख्यालात बड़े रेडिकल हैं सिंध के हवाले से। तो वो उनका ये ख्याल है, वो अपनी लीडरशिप को जो कन्विंस कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि आप हर जगह पे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, या बिलावल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। तो हमारा ये मुतालबा है कि सिंध में हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, कि इधर जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया हुआ है सिंध, और किसी ने कहा कि नहीं ये मसला है वो मसला है तो अभी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अच्छा ये पंजाब वाले जो हैं आपको 4 दिन इनको उस्मान बुज़दार मिला है तो इनकी चीखें निकल गई हैं। हमारे जो है इनकी इतनी देर से सिंध में इतने मसाइल हैं तो इसका कोई इधर कोई तवज्जो नहीं देता। एजाज़ वैसे ये है कि पीपल्स पार्टी वाले एक सलूक के लिहाज से, गुफ्तगू के लिहाज से बड़े अच्छे हैं, लेकिन सिंध की सूरत हाल अच्छी नहीं है। ठीक है, उधर जो करप्शन का एलिमेंट है ना वो एक तरह से एक नॉर्म है, यानी कि एक नॉर्म जिसको कहते हैं ना कि एक मामूल है, कि जिसमें जी कि आपने यानी कि कोई ऐसी बात ही नहीं है जी कि जी वो जैसे जी इनका जी इतना परसेंटेज बनता है, इनका इतना परसेंटेज बनता है। एजाज़ मुझे ऐसे DMG अफसरान से मिलने का इत्तेफाक हुआ कि जिनके दफ्तर नहीं है, यानी कि कोई यंग लड़के जो जाते हैं ना AC वगैरह लगे तो बड़े इमोशनल भी होते हैं, बड़े पैशनेट भी होते हैं कि हमने सर्व करना है। उधर कई ऐसी नई तहसीलें बनी हैं कि जिधर इन्होंने अभी तक दफ्तर भी नहीं बनाए, वो कोई स्कूल में या किसी और जगह पर बैठते हैं। और एजाज़ एक और हैरानगी वाली बात कि ऐसे भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई कि जिसमें AC लेवल के असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनके पास रहने की जगह नहीं है, कोई एक जो है वो दूसरे के पास उसने कोई जगह ली हुई है तो वो उधर रह रहा है। और बड़ी ये तो है ये उनके मामलात है ना, लेकिन जो करप्शन वाला एलिमेंट है उधर तो एजाज़ ऐसे भी है कि कोई प्रोजेक्ट बने और ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसे जो हैं वो जारी हो जाते हैं। अच्छा चीमा साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आपसे एग्री करता हूं, काफ़ी हद तक बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन सिंध को पेश करना कि वो खाली करप्शन ही है ये भी दुरुस्त नहीं है। बात आपकी मैं नहीं डिनाई कर रहा, आप ठीक कह रहे हैं, बात है, कंप्लेंट्स हैं, और ये कंप्लेंट्स हमारे पंजाब में भी हैं। हमारे यहाँ बलूचिस्तान में तो आपको पता है सूरत हाल ही कुछ हो रहा है, वो तो कहानी कुछ हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि चीमा साहब, अगर आप पॉलिटिकल अवेकनिंग की बात करें ना पूरे मुल्क में, तो मैं पहले नंबर पर सिंध के लोगों को करार देता हूँ कि पॉलिटिकली बड़े अवेक हैं, बलूचिस्तान के लोग पॉलिटिकली अवेक हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग पॉलिटिकली तीसरे नंबर पर अवेक हैं, चौथे नंबर पर हम पंजाबी अवेक हैं। पंजाब में पॉलिटिकल अवेकनिंग नहीं है। बाकी जो सिस्टम्स हैं वो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि सिस्टम्स के ऊपर है, लेकिन एट द सेम टाइम चीमा साहब मैं आपको ये भी बताऊँ कि सिंध के अंदर बड़ा काम भी हुआ है। पीपल्स पार्टी के ऊपर आप जितना मर्जी एतराज़ कर लें, लेकिन सिंध के अंदर आपको पता है सखर में वो मैंने आपको हॉस्पिटल का जिक्र किया था जो कि आपकी ट्रांसप्लांट भी करता है और आपकी हेपेटाइटिस का भी इलाज करता है, और अभी रिसेंटली उन्होंने ट्यूमर का, सर के ट्यूमर का वहाँ पे ऑपरेशन किया है, और चीमा साहब कोई पैसे नहीं लेते, कोई पैसे नहीं लेते। तो सिंध में बाज़ चीज़ों पे आप बिल्कुल एतराज़ कर सकते हैं, और जायज़ एतराज़ है और बिल्कुल ठीक एतराज़ है, लेकिन बहुत अच्छी ये जो है ना जो हम बात करते हैं ना पैसे नहीं लेते, उसकी भी एक अपनी कास्ट है। उसकी कास्ट ये है कि आपकी बड़ी देर बाद बारी आती है, और ये पंजाब में भी मसला है। ठीक बात, यानी कि जो चौधरी परवेज़ लाई के टाइम पे जो ये बने हैं, जिस तरह इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट बने हैं, नहीं बल्कि पंजाब से लोग चीमा साहब हेपेटाइटिस के इलाज और गंबिट में इलाज के लिए पंजाब से जाते हैं। वो हेपेटाइटिस नहीं, वो यानी हेपेटाइटिस की आप समझें कि एडवांस शक्ल है कि जिसमें हेपेटाइटिस की वजह से आपका जिगर खत्म हो जाए वही उसकी ट्रांसप्लांट के लिए। ठीक है, लेकिन एजाज़ ओवरऑल ना वैसे जो ये अवेकनिंग की आपने बात की ना, जो कौमें अपने आप को किसी तरह एक पिसी हुई महसूस करती हैं ना, उनमें ये रियलाइजेशन भी ज़्यादा होती है। पंजाब में असल में उस तरह से लोगों के साथ हुआ भी नहीं है। ठीक बात, यानी कि कोई होगा तो वो उतना फील करेंगे ना। अच्छा, दूसरी इजाज़ बात यह है
कि पंजाब के साथ फिर भी सिंध का कंपैरिजन नहीं है। सिंध में, पंजाब में अगर आपको जाए ना, लाहौर में जाएं, तो आपने किसी आदमी की करप्शन पकड़नी है तो वो बड़ी सिस्टमेटिक एक जो है ना, एक बड़ी वाइट कॉलर यानी कि आप एविडेंस जो है, एविडेंस तलाश करना आपको मुश्किल होता है। इधर जो है कोई 2-3 साल पहले की बात है कि एक दिन पढ़ा जी कि प्ली बार्गेन के जो सरकारी अफसरान हैं को तकरीबन 500 के करीब जो हैं उन्होंने प्ली बार्गेन की है। और इजाज़ एक और जो है मैं एक आपको इंकशाफ करूँ कि जो अभी जो चीफ मिनिस्टर है ना बाकर साहब, मकबूल बाकर साहब, उनके जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी टू सीएम चीफ मिनिस्टर, वो खुद यानी कि उन्होंने भी प्ली बार्गेन की हुई। जी ठीक बात। यानी कि वो लोग जो और हैं, ये वो पुराने ही चलते आ रहे हैं। हाँ, यानी कि हसन नकवी, जी पहले ही चलते। हाँ, तो यानी कि ओवरऑल जो है ना वो कहते हैं कि यानी कि मामलात को अच्छे नहीं है इसमें। और ये बात बल्कि वैसे मज़े की बात आपको बताऊं, मकबूल बाकर साहब बतौर जज वहाँ पर तैनात हैं, इनके ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको पता है इनके ऊपर भी लोग एजाज उसकी जो है ना, यानी कि मैं जो अभी तक वैसे मेरे तक जो सवाल पहुँचे हैं ओवरऑल बाकर साहब की इंटेग्रिटी पर सवाल नहीं आ रहे, लेकिन इशू क्या है, उनकी मैनेजमेंट के ऊपर आ रहे हैं ना कि जब आप गलत बंदों को गलत जगह पे लगाएंगे। इशू मैं बताता हूँ। इशू ये है कि मकबूल बाकर साहब जो है ना असल में पुराने जियाले हैं, ठीक है, उस लिहाज से उनका एक पीपल्स पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है। और अगर आप गौर करें ना, मकबूल बाकर साहब का जब भी नाम आया है, कोई चेयरमैन नैब के लिए या कोई और आया है, वो उनकी तरफ से आया है। अब यानी कि जो उनका एक और मसला, यूनुस डागा साहब उधर मिनिस्टर हैं, लेकिन उनसे भी उन्होंने फाइनेंस का चार्ज जो है ले लिया है। इसीलिए ना उन्होंने यूनुस डागा ने तबादले किए थे, और वो तबादले कुछ लोगों को पसंद नहीं आए। तो यानी कि इस तरह के मसले मसाइल हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई सिंध दुश्मनी वाली बात नहीं है। यानी कि हमारे लिए मैं चाहूँगा कि सिंध जो है वो इस स्टेज पर आए कि हम एग्जांपल दें कि पंजाब पीछे रह गया है। पंजाब जो है यानी कि ये नहीं है कि पंजाब में कुछ सूरत हाल अच्छी है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन में जाते हैं ना तो सिंध के हालात कोई अच्छे नहीं हैं। तो अल्लाह करे। और एजाज मैं एज अ स्टेक होल्डर इस डेमोक्रेसी का मैं ये चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर हो, ताकि ये लोग जो है ना लोगों को दोबारा इंस्पायर कर सकें कि यानी कि जो जमहूरियत है उसका यही मतलब है कि हम आपको वाकई सर्व कर रहे हैं। ठीक बात है। चीमा साहब मैं आखिरी बात करता हूँ कि ये आ गए ना बशीर मेमन साहब, यानी कि बशीर मेमन साहब को आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मुझे इनकी क्वालिटीज़ पे कोई डाउट नहीं है। ये सिंध की पॉलिटिक्स को भी सारी जानते हैं। जरदारी साहब के साथ ज़मीनें इनकी, ये बड़े ज़मींदार जी, एक ही बनना मिलता है, ठीक है, एक ही जगह पे है। और जरदारी साहब अच्छा एजाज इधर जो है ना एक लतीफ़ा सुना दूँ दरमियान में। जी ये जब इमरान खान के टाइम पे बशीर मेमन साहब पर इंक्वायरी शुरू हो गई ना, तो हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी तो यही होती है कि वो बंदा बुरा लगे ना उसकी फाइलें देखते हैं कि किधर से पकड़ें। तो इन्होंने कहा जी कि आपने इतनी ज़मीनें कैसे बनाई हैं। उन्होंने कहा जी कि जो है ना मेरे दादा से जाके पूछें। उन्होंने कहा जी कि दादा आपके किधर हैं। उन्होंने कहा कब्रिस्तान में कि मुझे यानी कि विरासत में मिली हैं। नहीं, बशीर मेमन तो इतने स्ट्रांग है चीमा साहब, आपको पता है ये वहाँ पे DIG तैनात थे सिंध में ही, तो आसफ अली जरदारी साहब सदर थे, तो वहां पर कोई केस हो गया पुलिस का कत्ल का, हैदराबाद वाली केस, तो वो कत्ल का हो गया, तो आसफ अली जरदारी साहब ने बतौर सदर पाकिस्तान फोन किया कि आप ना ये फलां पार्टी को फेवर कर दें, तो ही रिफ्यूज्ड। ऐसे ही। तो ये खाली इमरान खान ही नहीं, इन्होंने बशीर मेमन ने आसफ जरदारी को भी रिफ्यूज़ किया हुआ है। मुझे बशीर मेमन साहब पे शायद कोई इतना डाउट नहीं हो, लेकिन मुझे नून लीग पे ज़रूर डाउट है। ये हमेशा कहते हैं कि हम सीरियस है, ये कभी सीरियस ये लेते ही नहीं है। ये पंजाब की पार्टी बन के रहना पसंद करते हैं। नवाज शरीफ साहब बड़े लीडर हैं, इस रीजन में उनकी बड़ी इज्जत है, लेकिन वो पंजाब से निकलना लेकिन इजाज़ इसमें ये चीज़ भी इतनी आसान नहीं है ना। मसला ये है कि मैं अगर गुजरांवाला से जीता हूँ तो आप जेलम के MNA हो, तो मैं कहूँ जी कि मैं उधर जो है ना जेलम से लड़ना चाहता हूँ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब इधर प्रॉब्लम ये भी चल रहा है कि कोई जरदारी साहब जो हैं वो भी चाह रहे हैं कि इनको कहें कि भाई आप पंजाब तक रहें। अब जो है नून लीग जो है वो अपने लेवल पे ये सोच रही है कि इसकी कास्ट कितनी है, कि अगर हम सिंध की तरफ जाते हैं, हालांकि बशीर मेमन साहब का ये ख्याल है कि जी सिंध में जितने लोग तंग आए हुए हैं, अगर नवाज शरीफ या मरियम जो हैं ये सिंध में आते हैं तो इनको बड़ी पजीराई मिलेगी। लेकिन मेरे ख्याल है कि मुझे जो लग रहा है ना, अल्टीमेटली नून लीग को भी सिंध में जाना पड़ेगा, पंजाब में इनके भी हालात अच्छे। हाँ ठीक बात है, लेकिन नून लीग जो सिंध की है उनका भी हार्ड बर्न ज़रूर हुआ होगा, तो देखें वो कैसे सारे मामले को रिजॉल्व करते हैं। तो एजाज आगे वो बनाए जो जिनकी तनहा रुकी, तनहा तो उनकी खुलवाएं। हाँ जी, आप वो रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं, लेकिन हाईलाइट करना हमारा काम है। एक डॉक्टर शाइस्ता नुज़रत हैं,
ग्रेड 20 की अफसर हैं, अभी लास्ट नवंबर में वो रिटायर हुई हैं। चीमा साहब डॉक्टर शाइस्ता नुसरत जो है ये ओरिजिनली इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ की अफसर थी। बाद में सेक्शन 10 के तहत ये फेडरल गवर्नमेंट में इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में, नैब में, नेक्टा में, ये PHA में सर्व करती रही हैं। फिर ये वापस गई हैं। वापस जाके इन्होंने अगस्त 2021 में गालबन इन्होंने जाके उधर ज्वाइनिंग दी। वहाँ पर कोई जहांगीर साहब थे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, तो उन्होंने गालबन इनकी जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो गुम कर दी। ठीक है, अब ये इंतज़ार करती रही कि इनकी पोस्टिंग हो, फिर इन्हें पता लगा कि वो तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट उन्होंने गुम कर दी है। इन्होंने जाके दोबारा ज्वाइनिंग रिपोर्ट वगैरह जमा करवाई। चीमा साहब नतीजा ये हुआ कि इनकी पोस्टिंग नहीं हुई और इनकी मीनवाइल तनख्वाह बंद रही उस सारे टेन्योर में, क्योंकि ज़ाहिर है आप वापस उनको लेंगे तो तब। करते करते चीमा साहब ये नवंबर में रिटायर हो गई हैं और मामला कोर्ट में भी गया है। कोर्ट ने भी आर्डर किया है कि इनकी तनख्वाह वापस कर दी जाए। कोई 3-4 तनख्वाहें वापस हुई हैं, मेरे ख्याल में 22 तनख्वाहें हैं इनकी बाकी नहीं हुई। तनख्वाह नहीं मिली और साथ ही साथ क्या है, आगे ज़ाहिर है आपकी रिटायरमेंट के बेनिफिट्स वो भी नहीं मिले, तो बड़ी प्रॉब्लम है। आई होप कि इसके ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं पंजाब गवर्नमेंट की भी और फेडरल गवर्नमेंट की भी वो इस पर नोटिस लेंगी और इनका मसला हल होगा। चलें, अल्लाह करे आपकी आवाज़ जो है वो मुतलका हुकाम तक पहुँचे। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम सुना, अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा और कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।